द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दुनिया में फ्रीडम ऑफ प्रेस के मामले में भारत का कितना स्थान है? अगर रैंकिंग में देखते हैं तो 180 देशों के रैंकिंग में भारत को 150वां स्थान मिला है। फिसड्डी होता जा रहा है। पहले 142वें स्थान पर था, गिरते हुए 150 पर पहुंचा। मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक इस देश में शायद लगाई जाने लगी है और यही कारण है कि भारत का स्थान इतना गिर गया है। अब इसमें जब केंद्र सरकार का पक्ष जानने की कोशिश करेंगे तो सरकार जवाब यह देती है कि यह आंकड़े ही गलत है, यह रिपोर्ट ही गलत है, क्योंकि इसमें जो सैंपल लिए गए हैं बहुत ही कमतर सैंपल लिए गए, जिसके चलते इसकी विश्वसनीयता पर सवाल है। दुनिया के देशों को दिक्कत नहीं है कि भारत की रैंकिंग खराब हो गई, तो भारत को आपत्ति है। भारत को यह लगता है कि हमने बोलने की आजादी बहुत दी है, प्रेस को काफी स्वतंत्रता है, यहाँ पर मीडिया स्वतंत्र है, खुलकर बोल सकती है। लेकिन पूरा देश जानता है किस तरीके से मीडिया पर कब्जा किया गया है और जो मीडिया खुलकर सरकार के खिलाफ बोल रही है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो रही है। खासकर जो डिजिटल मीडिया का जमाना आया है उसमें जो ऑनलाइन पत्रकार हैं, जो आलोचक हैं सरकार के गलत नीतियों के, उसको लेकर के जब भी वह कुछ मुखर होते हैं, बोलते हैं, अल्पसंख्यकों की आवाज को उठाते हैं, तो उनके आवाज को दबाने के लिए सरकारें अलग अलग हथकंडे का प्रयोग करती हैं। और इसी संबंध में दुनिया के जाने माने अखबार फाइनेंशियल टाइम्स, जो ब्रिटिश अखबार है, उसने एक फुल पेज रिपोर्ट प्रकाशित की है और इस रिपोर्ट में भारत में आवाज दबाने को लेकर बहुत ही गंभीर बातें लिखी गई है। कई नए और पुराने मामले को जोड़कर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो डिजिटल पत्रकार हैं, जो ऑनलाइन वेबसाइट्स चलाते हैं और सरकार की कमियों को गिनाते हैं, बताते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। और इसी संबंध में मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट भी किया है। इसी फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट को साझा करते हुए अखबार का यह स्क्रीनशॉट है, फुल पेज रिपोर्ट है और उस पर उन्होंने क्या लिखा है अपने स्क्रीन पर देखिए। मोहम्मद जुबैर ने लिखा, राइजिंग थ्रेट टू फ्री स्पीच इन इंडिया इन अ कंट्री वेयर द बीजेपी इज मेजोरिटेरियन, हिंदू नेशनलिज्म हैज वाइडस्प्रेड सपोर्ट, पब्लिक एंगर whipped up by online commentators has played a role in punishing outspoken minority voices. Full page report by world's top business paper फाइनेंशियल टाइम्स यानी FT। इन्होंने यह जानकारी दिया है कि कैसे भारत में अब फ्री स्पीच को खतरा होने लगा है। उन्होंने कहा है कि चूंकि हमारे देश में बीजेपी की सरकार है जो बहुसंख्यक तौर पर हिंदू राष्ट्रवाद को सपोर्ट करती है, ऐसे में जो लोग जो दबे कुचले की आवाज उठाते हैं, पब्लिक के गुस्से को सामने रखते हैं, ऑनलाइन जो टिप्पणीकार होते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेटर्स जो डिजिटली चाहे यूट्यूब चैनल के जरिए हो या फिर अपने वेबसाइट बनाकर कर रहे हो, ऐसे तमाम लोगों के आवाज को दबाने की कोशिश होती है कि ये जो है सरकार की गलत नीतियों को या फिर माइनॉरिटी के ऊपर जो जुल्म सितम किए जा रहे हैं उन सबको मुखर होकर नहीं दिखाए, इसलिए कार्रवाई हो रही है। इसी संबंध में फाइनेंशियल टाइम्स ने एक बड़ी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी है। उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जिन जिन लोगों से बातचीत की गई है और क्या क्या कार्रवाई चल रही है, वो हम आपको बताते हैं। इसमें यह बताया गया कि आप इस अखबार के कटिंग को अपने स्क्रीन पर देखिए, अंग्रेजी में है, हालांकि हम कुछ मुख्य पॉइंट को आपको बताते हैं। 3-4 ऐसी संस्था है जो कि लगातार अपने काम में लगे हुए रिपोर्टें बनाती हैं सरकार की कमियों को लेकर या भारत में क्या क्या कमी है उसमें, चाहे वह अल्पसंख्यक समाज से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर ऐसे तमाम मामले जो देश के विकास के लिए जरूरी हैं और कहीं पीछे छूट जा रहे हैं। वैसे अलग अलग संस्थान हैं या फिर ऐसे अलग अलग मीडिया वेबसाइट हैं जो खुलकर जो है रिपोर्ट बनाकर सरकार की कमियों को दर्शाती है। उन पर जांच एजेंसियों को लगाया गया है। उनके फाइनेंशियल हिसाब किताब जानने के क्रम में उनके डेटा को क्लोन किया जाता है, उनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए उन पर अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं। जैसे हाल ही में बताया गया कि एक साथ ऑक्सफैम इंडिया और CPR सेंटर पॉलिसी रिसर्च जो है, इन दो संगठनों पर जांच एजेंसियों ने धावा बोला और उनके यहाँ पर नेट वेट सब बंद कर दिया गया, मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए और उन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई और उनके सर्वर पर से जितने डेटा उनके थे उसको डुप्लीकेट कर लिया गया, यानी कॉपी करके इन लोगों ने ले लिया। इतना ही नहीं,
और भी कई ऐसी संस्थाएं हैं, IPSMF का भी नाम इसमें आता है, इन सब पर यह कार्रवाई किए गए। ये सब थिंक टैंक हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो डेटा के आधार पर तय करते हैं, ग्राउंड पर जाकर के रिसर्च करते हैं और पता लगाते हैं कि दिक्कत क्या है, इस देश की तरक्की में बाधक क्या है, कहां कमी है, सरकार क्या गलत कर रही है, सरकार का प्रशासन जो है वह क्या गलत कर रहा है। तमाम चीजों पर पता लगाने के लिए ये लोग अपना दिमाग खपाते हैं। लेकिन सरकार की जब पोल खुलने लगती है तो सरकार इस एंगल पर आकर इनके ऊपर नए नए तरीके से जांच बिठाती है। कहा तो यह जाता है कि आपकी आवाज को हम नहीं दबा रहे हैं, लेकिन फिर जांच एजेंसियों को छोड़ दिया जाता है। इनके ऊपर जो है सेडिशन का चार्ज लगा दिया जाता है, डिफेमेशन का चार्ज लगा दिया जाता है। सेडिशन देशद्रोह राजद्रोह का मामला हो जाता है, मानहानि का मुकदमा कर दिया जाता है। ऐसे पत्रकारों की लंबी फहरिस्त है जिन पर कार्रवाई की गई है। हम कुछ अखबारों के जो संपादक हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है वो बताने की कोशिश करते हैं। उसमें समझिए कि उन लोगों के मन में अब क्या है, क्योंकि सरकार जिस हिसाब से कार्रवाई कर रही है, जैसे द वायर के संपादक हो गए, हम बात करेंगे स्क्रॉल के संपादक की, हर कोई है, और द कारवां के साथ क्या हुआ, तमाम ऐसे पत्रिका हैं, ऑनलाइन पोर्टल हैं जिन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई हुई है या इन लोगों के ऊपर जो है इनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। उसमें मोहम्मद जुबैर का भी नाम है। जो ऑल्ट न्यूज है वो फैक्ट चेकर है, वह फर्जी खबरों को, अफवाहों पर जो है वह खंडन करते हैं कि सच्चाई क्या है वो बताने की कोशिश करते हैं। उन्हें भी धार्मिक भावना आहत करने के कारण जो है गिरफ्तार किया गया। मामला बहुत पुराना निकाल लिया गया 2018 का और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसे में यह सिलसिला लगातार जारी रहता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में कौन नहीं जानता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल दुनिया भर में उनकी ऑर्गेनाइजेशन हैं, संस्थाएं हैं, ऑफिसेज हैं। ये सब लोग देश के लिए काम करते हैं, देश में जो गलतियां हैं, कमियां हैं, उनको निकालते हैं, चुनते हैं और फिर बताते रहते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन इससे सरकार इतनी आहत हो गई कि इनके ऊपर भी जो है जांच एजेंसी लग गए, इन पर कई आरोप लगा दिए गए और मोदी सरकार की आलोचना करने के कारण इनके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। बाद में इन लोगों ने अपना ऑफिस का संचालन इंडिया में बंद ही कर दिया। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में ही कही गई हैं। यह रिपोर्ट डिटेल में किए गए हैं और इसलिए इस रिपोर्ट की चर्चा हो रही है। कैसे गौरी लंकेश का मामला उठाया गया, गौरी लंकेश की जब हत्या हुई तो उनके ऊपर भी कई आरोप लगा दिए गए थे। गौरी लंकेश पर मानहानि का चार्ज लगा दिया गया था 2016 में। फिर 2017 में हिंदू राष्ट्रवाद की एक प्रतिष्ठित आलोचक रही गौरी लंकेश को गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कैसे इस देश में आवाज दबाने की कोशिश होती है। मुनव्वर फारूकी की भी चर्चा की गई है। इतना ही नहीं, तो मोहम्मद जुबैर के बारे में हमने आपको जानकारी दी। इसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं। सिद्दीकी कप्पन का नाम आप कैसे भूल सकते हैं, सबको इसमें समाहित किया गया इस रिपोर्ट में। सिद्दीकी कप्पन 2 साल जेल में रहे। क्यों? क्योंकि हाथरस कांड में वह रिपोर्ट करने जा रहे थे तो रास्ते से ही पुलिस उन्हें उठा ले गई और उन पर इतने गंभीर चार्ज लगा दिए गए कि ये हिंसा भड़काने जा रहे थे, ये नफरत फैलाने जा रहे थे, अजीब अजीब तरीके की बातें कर उन्हें लंबे समय तक जेल में डाल दिया गया। खास करके जो देखा गया कि मुस्लिम पत्रकार जितने हैं या समाज सेवी हैं, संगठन हैं, इन पर कार्रवाई खूब हुई। ये भी बातें इसी रिपोर्ट में कही गई हैं। तो बेहद मामला गंभीर है। अब कुछ वेबसाइट के संपादक की प्रतिक्रिया को अगर जानेंगे तो वो भी देखिए अपने स्क्रीन पर। द वायर के सिद्धार्थ वरदराजन क्या कह रहे हैं, इसमें लिखा गया है। द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन कहते हैं, मोदी के प्रशासन के लिए यह कुछ अनोखा है। मीडिया या पत्रकारों के प्लेटफॉर्म के खिलाफ सामान्य आपराधिक कानून का इस्तेमाल जो उन्होंने किया है, यह सोशल मीडिया पोस्ट हो गया। आउटलेट को मानहानि के मुकदमों और अन्य आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें मोदी की भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व वाले भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा 5 FIR दर्ज किए गए। तो कोई भी संस्थान बचा हुआ नहीं है जो सरकार की आलोचना करता है। द कारवां को किसान आंदोलन के दौरान कवरेज के दौरान उन पर गंभीर मुकदमे लगा दिए गए, 10-10 FIR अलग अलग राज्यों में कर दिए गए। तो इससे यह साबित होता है कि जो भी मीडिया संस्थान है जो सरकार पर आरोप लगा रहा है, उनके खिलाफ जो है सरकार कार्रवाई करने में जुट जाती है। या तो जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है या उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर, उनके आर्टिकल को लेकर अलग अलग आरोप लगा दिए जाते हैं। एक किसी में एक सृष्टि जायसवाल हैं, उनको, वो हिंदुस्तान टाइम्स की पत्रकार हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि ऑफ इंडिया ने रिपोर्टिंग की कि उनके द्वारा जो है भगवान कृष्ण का अपमान किया गया, उन पर आपत्तिजनक पोस्ट किए गए
इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो यहाँ पर जो हिंदू राष्ट्रवाद की बात कर रहा है उनके लिए तो इस सरकार को झेलना आसान है, लेकिन जो दबे कुचले की आवाज उठा रहा है, अल्पसंख्यकों की आवाज को बुलंद करता है, ऐसे तमाम पत्रकारों के ऊपर जो है गाज गिरते जा रही है। यह सिलसिला लगातार जारी है। और द स्क्रॉल के बारे में आप जानते हैं, द स्क्रॉल के सह संस्थापक और संपादक नरेश फर्नांडिस कहते हैं कि न केवल पत्रकारों के लिए बल्कि अन्य नागरिक समाज संगठनों के लिए वित्तीय अनियमितता का दावा करने की एक नई रणनीति प्रतीत होती है। जिस हिसाब से फाइनेंशियल उनके डिटेल्स जानने की कोशिश होती है और उन पर जांच बिठा दिया जाता है, कहीं ना कहीं कमजोर करने की ही कोशिश होती है। यह अनिवार्य रूप से एक राजनीतिक हमला है और इसे नागरिक समाज और विपक्षी राजनेताओं के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। एक बार जब आप भ्रष्टाचार के खतरे को बढ़ा देते हैं तो जनता की राय लेना आसान हो जाता है। और यही सारी चीजें लगातार अपने देश में देखी जा रही हैं और इसलिए विदेशी मीडिया भी मुखर होकर भारत में दबी हुई आवाज पर रिपोर्ट कर रही है। किस तरीके से उन आवाजों को खामोश किया जा रहा है जो सरकार के खिलाफ बोलती हैं, जो सरकार की आलोचना करती हैं। लेकिन यह तय करना पड़ेगा कि सरकार का विरोध कभी देश का विरोध नहीं होता है, सरकार के गलत कामों का विरोध देश का विरोध नहीं है, यह तय करना पड़ेगा। अब जब यहाँ ब्रिटिश अखबार में किरकिरी हुई है तो सरकार क्या कहेगी, क्या जवाब देगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।